हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो जो भी लोग 7 तारीख को यूपीसीएचओ का पेपर दे के आए हैं, 4 सितंबर को पेपर दे के आए हैं, सबका कहना है कि पेपर इतना भयानक आया था कि उनको क्वेश्चन ही याद नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जिन्होंने भी पेपर दिया है और जिन्होंने पेपर नहीं दिया है नेक्स्ट टाइम पेपर देंगे, और जो लोग अभी पेपर दे के आए उनकी आंसर की मे बी इसी वीक में आपकी सैटरडे तक और जो नेक्स्ट वीक के में मंडे ट्यूसडे तक है जो ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी आंसर की आ जाती है ऑफिशियल आंसर की। तो जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि 4 तारीख और 7 तारीख को जितने भी लोग पेपर दे के आए हैं कि उनका पेपर कैसा। मैंने फर्स्ट जो 4 सितंबर को पेपर हुआ था, कुछ क्वेश्चन एटलीस्ट 18 और 20 क्वेश्चन अपडेट किए थे, तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये क्वेश्चन नहीं आए थे। तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो आपको अपडेट किए गए हैं 4 तारीख को और आज अपडेट किए जा रहे हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ना तो इनके ऑप्शन किसी ने भेजे हैं, ना ही किसी ने फुल क्वेश्चन, ओनली 1 सेंटेंस या फिर 1 टॉपिक दे दिया कि अब आपको इस पर क्वेश्चन डिसाइड करना है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी आज जो 7 सितंबर के क्वेश्चन है और ऑफिशियल आंसर की आएगी तो वो भी आपको अपडेट की जाएगी। तो जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती तब तक हम नहीं कह सकते कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। बट यदि आपकी कट ऑफ, यदि आपको लगता है कि सभी के यही कमेंट्स हैं कि पेपर बहुत हार्ड आया था, तो यदि आपका पेपर हार्ड भी आया है तो आपकी कट ऑफ भी देखेंगे कितनी जाएगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके मार्क्स किसी के घट सकते हैं, किसी के बढ़ सकते हैं। बढ़ते बहुत रेयर केस में जनरली मार्क्स घट जाते हैं जब नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी आपसे कहा भी था कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके यूपीएनएचएम की वेबसाइट पर आपको नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, तो आप उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मिले हैं, और हो सकता है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन 4 सितंबर के भी ऐड हों, कुछ 7 सितंबर के भी ऐड हों, क्योंकि सभी क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स से और आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको रेडी किया गया है। तो एक आई थी लेते मेथड आई थी। तो यहाँ पर आपको मैंने जो इमेज ऐड की हुई है तो ये तो ओटाइटिस मीडिया के बेस पर, लेकिन यदि आपको बर्न पेशेंट में लेटे मेथड पूछी जाती है तो इसका मतलब होगा क्या। लेटे मेथड का मतलब है यहाँ पर फर्स्ट थिंग इज अ लुक, मतलब आपको चेक करना है पेशेंट कैसा दिख रहा है, बेटर दिख रहा है कि वर्स्ट दिख रहा है। तो ये क्या हो गया एल। दूसरा आता है ए, दैट मीन्स पेशेंट को असेस करना। फर्स्ट आपको देखना है पेशेंट को, लुक करना है, सेकेंड आपको असेस करना है, थर्ड आता है टेस्ट, कौन से टेस्ट हैं जो उसको ऑर्डर किए गए हैं। फिर आता है यहाँ पर ट्रीटेड, आफ्टर द टेस्ट क्या ट्रीटमेंट उसको दिया जाना है। फिर आता है एजुकेट, उसकी फैमिली को आप क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे। तो यदि आपको लेटे मेथड पूछी गई है बर्न पेशेंट में या फिर किसी भी कैटेगरी के पेशेंट में, तो यहाँ पर लेटे का मतलब आपको पता होगा, तभी आप पेशेंट की केयर कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको यदि बर्न पेशेंट में पूछा गया है तो यहाँ पर आपको पहले पेशेंट को देखना है, असेस करना है, कौन से टेस्ट होने हैं, क्या ट्रीटमेंट किया जाना है, क्या एजुकेट करेंगे पेशेंट और उसकी फैमिली को। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि यूट्रस इनर लेयर इज मेड अप बाय व्हिच टिश्यू। तो यूट्रस है जिसकी लाइनिंग 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, इनर लेयर है। क्या है, एंडोमेट्रियम इनर लेयर है। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि इनर लेयर किससे मिलके बनी हुई होती है, तो म्यूकोसल लाइनिंग है। यहाँ पर क्या होगा, म्यूकोसल लाइनिंग है। और जो यहाँ पर मायोमेट्रियम है मिडिल लेयर है, स्मूथ मसल से मिलके बनी होगी। और जो पेरीमेट्रियम है सीरस लेयर है जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। और यहाँ पर इन लेयर्स के जो टिश्यूज यदि पूछे जाते हैं, लेयर्स के टिश्यू आपको एग्जाम में आते हैं यदि, तो आपको उनके टिश्यू के नाम भी बता देते हैं कि कौन सी लेयर कौन सी टिश्यू से लेयर है, कौन से टिश्यूज से मिलके बनी है। तो ये बनी है कॉलुमनार एपिथेलियल टिश्यू से। कौन से, कॉलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। 3 लेयर होती हैं जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट आया था यहाँ पर When you make a teaching plan for a patient with glaucoma, which of the following instruction is to be included in the plan of care। और मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है। जिन कैंडिडेट ने पेपर दिया उन्होंने बताया जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो वो भी आपको अपडेट कर दी जाएगी। यदि किसी पेशेंट को ग्लूकोमा है तो आप टीचिंग प्लान कैसे बनाएंगे। अवॉइड ओवर यूज ऑफ आइस, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द डाइट, आई मेडिकेशन नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड लाइफ लॉन्ग, या फिर डिक्रीज द इंटेक ऑफ फ्लूइड।
तो यदि किसी पेशेंट को क्या है, ग्लूकोमा है, आई डिसीज़ है, यदि किसी को ग्लूकोमा है तो यहाँ पर आप उसको क्या करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, तो आपका इंस्ट्रक्शन होगा कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन है जो एडमिनिस्टर करते रहना है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो यदि विटामिन सी का मेन सोर्स पूछा गया तो गॉसबेरी और आंवला है जो मेन सोर्स है। इनकेस आंवला गॉसबेरी नहीं है, लेमन है, तो उसको मार्क कर सकते हैं। लेमन की जगह आपको ऑरेंज है तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। जितने भी खट्टे फल होंगे वो किसके हाईएस्ट सोर्स माने जाते हैं, विटामिन सी के। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज़ द पेशेंट रेशियो इन आईसीयू। नर्स पेशेंट का आईसीयू में क्या रेशियो रहेगा, 1/1, 1/2, 4/2 या फिर 4/1। तो नर्स पेशेंट का जो रेशियो होगा आईसीयू में वो होगा 1/1। अब यदि आपको पीडियाट्रिक में पूछा है तो 1/3 या फिर आपको स्पेशल वार्ड में पूछा है, बर्न में पूछते हैं, कार्डियक में पूछते हैं तो 1/4। आईसीयू में पूछते हैं तो 1/1, लेबर रूम में भी पूछते हैं तो 1/1 होगा आपका। ओटी में पूछेंगे तो 1/2 मेजर के लिए, माइनर के लिए। यदि जनरल वार्ड में नर्स पेशेंट रेशियो पूछते हैं तो 1/6। यदि आपको पीडियाट्रिक आईसीयू में पूछा है तो कितना होगा, 1/3। नेक्स्ट है यहाँ पर 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। तो 1 किलो कैलोरी या फिर 1 कैलोरी है कितने जूल के बराबर होगी, 4184, 4298, 4383 या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपको ओनली सही आंसर याद रखना है, 1 किलो कैलोरीज होगी 4184 जूल के बराबर, कितना 4184 जूल के बराबर। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज़ द फॉलिक एसिड रिक्वायरमेंट प्रेग्नेंट मदर। तो प्रेग्नेंट मदर में कितने फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, तो 400 माइक्रोग्राम और 400 mcg। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन योजना 60 साल से ज़्यादा के लोगों को जो एक पेंशन स्कीम है, तो इसको कब लॉन्च किया गया था, तो स्कीम लॉन्च हुई थी नवंबर 2007 में। कब हुई थी, नवंबर 2007 में। नेक्स्ट वन है यहाँ पर इन विच फूड वी कैन फाइंड द विटामिन के। तो यदि आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए तो विटामिन क्या है के क्या है, एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है और सबसे ज़्यादा विटामिन के किस में पाया जाएगा, जितनी भी ऑयली चीज़ें रहेंगी उनमें, फिश ऑयल हो गया या फिर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल की बात करें तो स्पाइनच हो गया, बीटरूट हो गया, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन के रहेगा। ऑप्शन पता नहीं थे इसलिए मैंने यहाँ पे इसका आंसर ऐड नहीं किया। नेक्स्ट वन है कीगल एक्सरसाइज इज हेल्पफुल फॉर। तो कीगल एक्सरसाइज किसके लिए हेल्पफुल रहेगी, पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, हेल्प टू इम्प्रूव ब्रीदिंग डिफिकल्टी, इजी लेबर या फिर नन ऑफ दी अबव। तो कीगल एक्सरसाइज हेल्पफुल रहेगी पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत बनाने के लिए। ड्यूरिंग द लेबर, आफ्टर द लेबर ये क्या करेगा, जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स उनको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कराएगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट बनाया था फंक्शन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन आर ऑल एक्सेप्ट। फूड एडल्ट्रेशन का मतलब है मिलावट। क्या है, फूड एडल्ट्रेशन का मतलब है खाने पीने की चीज़ों में मिलावट के सभी काम है किसी एक को छोड़कर। फूड एडल्ट्रेशन से क्या क्या हो सकता है, बीमारी होंगी क्योंकि गलत आइटम्स यदि आपके पेट में जाते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पर जो भी आइटम्स आप परचेस कर रहे हैं उसका आप एक्स्ट्रा पे करेंगे। थर्ड थिंग होगी यहाँ पर कि जो भी चीज़ें आपने ली हैं वो मिलावट वाली हैं तो वैसे भी आपको फ़ायदा तो करने नहीं वाली। तो यहाँ पर ये सभी फंक्शन है, जो अब एक अच्छा काम होगा वो यहाँ पर आएगा आपके आंसर में, जो यहाँ पे ऑप्शन पता नहीं थे। नेक्स्ट वन, विटामिन के सिंथेसिस इज डन बाय। तो विटामिन के का सिंथेसाइजेशन कहाँ पर होता है, लिवर में, स्किन में, कॉलोनिक बैक्टीरिया में, फिर ब्लड वेसल्स में। तो विटामिन के का जो सिंथेसिस होगा कॉलोनिक बैक्टीरिया में। नेक्स्ट है यहाँ पर आयरन एब्जॉर्प्शन इज इंक्रीज्ड बाय। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू ज़्यादा होगा, फाइबर डाइट से, फॉस्फेट से, स्वीट से या फिर विटामिन सी से। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा विटामिन सी से। यदि आपको इस तरीके का क्वेश्चन आया है कि जब आप आयरन टैबलेट लेते हैं तो साथ में आपको क्या लेना है, तो विटामिन सी ले सकते हैं या फिर खट्टे फल खा सकते हैं। कभी भी आयरन को आपको मिल्क के साथ या फिर कर्ड के साथ नहीं लेना है क्योंकि इसके एब्जॉर्प्शन को कम करेंगे। बढ़ाने का काम कौन करेगा, विटामिन सी। नेक्स्ट आया था यहाँ पर इन केस BMI इज 30 दैट मीन्स विच कैटेगरी इज। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट में कहा है कि BMI प्रेगनेंसी में पूछा है, कुछ ने कहा है कि ओनली BMI 30 दी हुई है, तो कौन सी कैटेगरी है। तो मैं आपको बता दूं, जब बॉडी मास इंडेक्स आप कैलकुलेट करते हैं, चाहे आप प्रेगनेंसी में कैलकुलेट कर रहे हो या फिर नॉर्मल वे में, फॉर्मूला एक ही यूज़ होता है।
कुछ भी यहाँ पे अलग से नहीं लगाया जाएगा। तो BMI यदि 30 है दैट मीन्स कौन सी कैटेगरी है, ओबेसिटी की क्लास फर्स्ट। मैंने आपको जब 4 तारीख को पेपर हुआ था तब भी कहा था कि यदि BMI एक शिफ्ट में पूछा है तो दूसरी शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। तो BMI यदि 30 है दैट मीन्स पर्सन क्या है, ओबीस क्लास की फर्स्ट में है। नॉर्मल होगा तो 18.5 टू 24.9 मतलब नॉर्मल वेट है पर्सन का। यदि बिलो 18.5 है दैट मीन्स पर्सन क्या अंडर वेट है, माल नरिश्ड है। 25 से 29.9 जाता है तो ओवर वेट, लेकिन अब 30 पूछते हैं तो क्या होगा, ओबेसिटी क्लास फर्स्ट। नेक्स्ट वन, क्रॉनिक किडनी डिसीज कॉज्ड बाय। तो क्रॉनिक किडनी डिसीज है जनरली जब हाई ब्लड प्रेशर होगा या फिर डायबिटीज़ होगी, ये मेन रीज़न होगा किडनी के डैमेज होने का, क्योंकि लॉन्ग टर्म किडनी डिसीज ऐसे एक दिन में नहीं हो जाएंगी। जब पर्सन का कंटिन्यूस BP बढ़ेगा, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी, तब किडनी फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का मेन रीज़न होगा हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़। नेक्स्ट आया था सेफ स्ट्रेटजी इज यूज टू ट्रोकोमा, सेफ स्टैंड फॉर ऑल एक्सेप्ट। तो WHO ने ट्रोकोमा को एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेशन के लिए एक प्रोग्राम और एक स्ट्रेटजी अपनाई थी, सेफ स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर सेफ का मतलब है सर्जरी फॉर एडवांस डिसीज, एंटीबायोटिक फॉर ट्रोकोमाइटस इन्फेक्शन, जो ट्रोकोमा का पॉजिटिव एजेंट है ट्रोकोमाइटस, उसके लिए फेशियल क्लीनलीनेस और इन्वायरमेंटल हाइजीन, जिससे हम ट्रांसमिशन को कम कर सकें। तो क्या था, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी थी, सेफ स्ट्रेटजी, जो आपको एग्जाम में आई थी, WHO ने दी थी। अब क्वेश्चन था एक्सेप्ट करके, तो एक्सेप्ट का ऑप्शन पता नहीं था कि सेफ का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या बताया गया था, बट जो सही फुल फॉर्म है, सही स्टैंड है इसके सेफ के लिए सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीनलीनेस एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। नेक्स्ट आया था यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, रिफाम्सिन, सेफेलेक्सिन, पेनिसिलिन या फिर अमोक्सिसिलिन। तो डिप्थीरिया के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है वो होती है पेनिसिलिन। क्या होगी, पेनिसिलिन। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ लॉन्ग वुड यू चेक द पर्सन इफ ही इज अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इज ब्रीदिंग नॉर्मली। यदि कोई पेशेंट बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तो यहाँ पर आप उसको किस तरीके से चेक करेंगे, एटलीस्ट 10 सेकेंड तक, मोर देन 10 सेकेंड, नॉट मोर देन 10 सेकेंड या फिर मोर देन 15 सेकेंड। फर्स्ट थिंग पर्सन अनकॉन्शियस है तो आपको उसकी कैरोटिड पल्स चेक करनी है। क्या करना है, कैरोटिड पल्स। कॉन्शियस कैजुअलिटी है तो फर्स्ट आपको कैरोटिड पल्स चेक करनी है, और कैरोटिड पल्स कितने देर तक चेक करनी है, नॉट मोर देन 10 सेकेंड तक, 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको चेक नहीं करना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम मनाते हैं हर साल 2 दिसंबर को। तो आपको याद रखना है कब, 2 दिसंबर को हम वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाते हैं। ये पेपर ओनली जो पेपर दे के उनके लिए बस हेल्पफुल नहीं होगा कि आप अपने आंसर चेक करें, बाकी उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो अब अपकमिंग टाइम में किसी भी स्टेट के लिए कोई सा भी एग्ज़ाम देने वाले हों। तो यहाँ पर आपको ये पहली बार हुआ है जब वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच वन इज़ नोन एज द फ्यूचर ऑफ मेटल, भविष्य की धातु। भविष्य की धातु कौन सी धातु कहलाती है, तो वो टाइटेनियम। क्या है, टाइटेनियम। नेक्स्ट है यहाँ पर विच स्टेट इज नोन एज द एग बाउल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स हम इसको ये कह सकते हैं अंडे की कटोरी या फिर अंडों की बास्केट भी कह सकते हैं। तो किस स्टेट को कहा जाता है, तो ये कहलाता है आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन किया जाता है। अभी आजकल पहले मुर्गी तो अंडे देती थी, बट अभी कुछ और टेक्निक्स के थ्रू है जो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश को एक बाउल ऑफ एशिया भी आ सकता है या फिर आपको इंडिया भी आ सकता है। नेक्स्ट है विच पोजीशन आर यूज्ड टू गिव एनीमा, तो एनीमा के लिए साइड लाइन पोजीशन है जो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन वी कैन हियर द बेबीज फीटल हार्ट साउंड बाय स्टेटोस्कोप। फीटल हार्ट साउंड है हम स्टेटोस्कोप से कितने वीक में सुन सकते हैं, तो 20 वीक के जेस्टेशनल पीरियड में हम बेबी का फीटल हार्ट रेट है जो सुन सकते हैं, किसकी हेल्प से, स्टेटोस्कोप से। नेक्स्ट वन है यहाँ पर HIV वायरस बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ वायरस, तो HIV 1 आया हो या फिर HIV 2 वायरस आया हो, दोनों वायरस ही रेट्रोब्रेडा फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इन इंडिया विच इज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट फील्ड स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये लास्ट टाइम भी CHO में आया था, मुझे याद नहीं कि MP में आया था, UP में, लेकिन क्वेश्चन आया था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जंगल कौन से स्टेट में है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट वन
एज पर RCH द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज। तो RCH के अकॉर्डिंग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या है? फर्स्ट रेफरल यूनिट है, टर्सरी रेफरल यूनिट है, सेकेंडरी रेफरल यूनिट है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या है? एक फर्स्ट रेफरल यूनिट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या है? फर्स्ट रेफरल यूनिट है। जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें 4 सितंबर को पेपर हुआ था, उसमें आई थिंक बेड के काउंटिंग पूछी थी, एक CSC में कितने बेड होते हैं। नेक्स्ट आया था यहाँ पर इन कोर्साकॉफ सिंड्रोम विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज अफेक्टेड। तो कोर्साकॉफ साइकोसिस में ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो अफेक्ट होता है? तो वो थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? मीजल्स है, OPV है, DPT है कि हेपेटाइटिस B है? मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइफाइड। तो टाइफाइड के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो या तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो सकती है या फिर ऑफ्लॉक्सासिन हो सकती है। अब आपको ऑप्शन में दो में से एक आया होगा और आपने मार्क किया होगा तो आपका आंसर सही होगा। और जो लोग पेपर दे के आए हैं उनकी या तो सैटरडे तक या फिर हो सकता है मंडे और ट्यूसडे तक आपकी ऑफिशियल आंसर के आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट वन वर्ल्ड फूड डे या फिर विश्व खाद्य दिवस, हिंदी में कहें तो विश्व खाद्य दिवस या फिर वर्ल्ड फूड डे हम कब मनाते हैं? तो हम मनाते हैं 16 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट आया था आशा, तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अब यहाँ पर यदि आपको आया हो एग्जाम में कम्युनिटी असिस्टेंट या फिर क्या काम करती हैं इस तरीके से, तो आप मार्क कर सकते थे। एक्चुअल में मुझे ऑप्शन पता नहीं थे तो मैंने यहाँ पर ओनली आशा वर्ड को ही यूज़ किया हुआ है। आशा का फुल फॉर्म पूछा गया हो तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट वन विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ पोटेशियम। तो पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है केला या फिर पालक। क्या है? पालक या फिर केला। नेक्स्ट वन द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चोकिंग इज। तो चोकिंग के लिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है? ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट विथ योर फिंगर्स, कॉल फॉर एम्बुलेंस, गिव 5 स्टार बैक ब्लो बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, गिव समथिंग टू ड्रिंक। तो चोकिंग के लिए जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है वो क्या है? गिव 5 स्टार बैक ब्लोज बिटवीन द शोल्डर ब्लेड। एग्जाम में आपको ये इमेज दे दें तो ये क्या किया जा रहा है? यहाँ पर कुछ भी फॉरेन मटेरियल यदि फंसा हुआ है आपके एयरवे में तो उसको क्लीन निकालने की कोशिश की जा रही है। बैक ब्लो चेस्ट थ्रस्ट बच्चों में यूज़ किया जाता है, स्पेशली इन्फेंट्स में। और बड़ों की बात करें तो 5 बैक ब्लो, 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट, और उनको लिटा के नहीं इवन खड़े करके ही देना है। नेक्स्ट वन 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था नाना साहेब ने। किन्होंने? नाना साहेब ने। नेक्स्ट वन आया था आपको इन न्यूबॉर्न विच इज़ द कॉज ऑफ हीमोलाइटिक जॉइंटिस। तो बच्चों में हीमोलाइटिक जॉइंटिस होने का मेन रीज़न होता है RH इनकम्पेटेबिलिटी। क्या होगा? RH इनकम्पेटेबिलिटी। तो इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले हुए थे। सेकंड जो 7 तारीख को पेपर हुआ था, इनकेस आपके पास और क्वेश्चन और आप लोग पेपर्स देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लीव आउट कर सकते हैं, जिससे अदर कैंडिडेट कमेंट्स रीड करके क्वेश्चन को पता कर सकें कैसा पेपर आया था। एज सून एज जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है आपकी 4 तारीख और 7 तारीख की आपको अपडेट कर दी जाएगी। जिनका भी नॉर्सेट के लिए एग्जाम है 11 सितंबर को, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपना पेपर अच्छे से दीजिए। आई होप आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही हो। कुछ पर्सनल रीजंस के कारण डेली क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, जो कमिटमेंट थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर भी जो लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस सीरीज़ ज़रूर वॉच आउट करें, जिससे आपके लिए हेल्पफुल रहे कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपको क्या आ सकता है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।